करीब 5 लाख लोगों की आबादी वाला मुल्क मालदीव, जो कई छोटे छोटे जजीरों पे बना हुआ है, भारत के भी पास है और अरेबियन सी में है, और उसके भी बहुत इश्यूज रहते हैं। कभी वो चाइना की गोद में जाते हैं, फिर जब डेड ट्रैप की बात देखते हैं तो वापस आ जाते हैं। उनका पॉलिटिकल जो सर्कस है वो चलता रहता है। जो इस वक्त अपोजिशन पार्टी है वो प्रो भारत है, मगर मेरी नज़दीक प्रो भारत या प्रो चाइना का मसला नहीं है। मसला ये है कि मालदीवियंस को देखना है कि वो अपना फ्यूचर कैसे देखते हैं। भारत के साथ उनकी सारी टूरिज़्म जुड़ी हुई थी, अब वो भारत की तरफ से बहुत डिस्कनेक्ट हो रहा है, चूँकि 3 डिप्टी मिनिस्टर्स ने इंसल्टिंग रिमार्क्स कहे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में भी, हिंदू धर्म के बारे में भी, और भारत की सरकार के हवाले से और भारत के हवाले से भी। इस वक्त उनके जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मोइज़ो, वो अभी चीन का वेरी रिसेंटली दौरा करके लौटे हैं और मज़ीद डेड ट्रैप में आएंगे। और मैंने इस पे एक व्लॉग किया तो मुझे उनकी एक डिप्टी मिनिस्टर ने ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया, तो इसका मतलब ये था कि मेरी बात ठीक से उन तक पहुंची है। इस सारे मसला पे ज़रा तफसील से आज बात करते हैं प्रोफेसर धीरज शर्मा जी के साथ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक के डायरेक्टर हैं और हमें हर हफ्ते वक्त देते हैं, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। हम उनका स्वागत करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट रोहतक के कैंपस से। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैंने थोड़ा अभी परिचय बांधा, और अभी वो मोहम्मद मोइज़ो जो उनके प्रेसिडेंट हैं वो चीन के दौरे से वापस ही लौटे हैं, और उनका बड़ा वो नारा था इंडिया आउट, और फिर उन्होंने अपॉलॉजी उनके ऑफिस ने मांगी जो इंसल्टिंग रिमार्क्स 3 डिप्टी मिनिस्टर्स के आए। लेकिन मुझे सर ये लगता है कि ऐसा हरगिज़ नहीं है, ये उनकी भी पॉलिसी थी कि अपने मिनिस्टर्स को यूज़ करके वो ये बदतमीज़ी करना चाहते थे। तो फ्यूचर क्या है सर मालदीव का? फ्यूचर के साथ साथ बल्कि बात ये बताइए पास क्या था मालदीव का, फिर फ्यूचर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जी, मालदीव्स इज एन आर्चिपेलागो। जो देश मालदीव आज है, इसमें तकरीबन मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट कोई 40-50 छोटे छोटे आइलैंड हैं, जिनमें से सिर्फ 6 या 7 आइलैंड हैं जिसके ऊपर लोग रहते हैं। इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ये है कि ये इंडियन ओशन में एक आर्चिपेलागो है, और ये रिटेन किया गया था एज एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए ब्रिटेन के द्वारा। अगर मैं इसकी हिस्ट्री आपको बताऊं तो लार्जली ये एरिया जो है भारत का हिस्सा रहा फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टिल द पोर्चुगीज एंटर्ड इंडिया। तो मैं आप लोगों को पहले ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा, ब्रिटिश वर नॉट द फर्स्ट वंस टू कम टू इंडिया, इट वाज द पोर्चुगीज। जब वास्को डिगामा सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, जो मॉडर्न डे केरला है, वहां पर जब वो लैंड हुआ कोचिन के आसपास, वो जब वहां आया, तो वो आने से पहले इन आइलैंड्स के ऊपर भी उसकी नजर आई और उसको पता लगा कि ये आइलैंड्स हैं। और ये आइलैंड्स जो हैं वो पोर्चुगीज की साइड में आने के बाद पोर्चुगीज ने इसके ऊपर कंट्रोल कर लिया। और ये मैं बात कर रहा हूं लेट 1400s और अर्ली 1500। और इसको, इन आइलैंड्स को वो काफी समय तक उन्होंने होल्ड किया, तकरीबन 50-100 साल तक पोर्चुगीज ने यहाँ पर रूल किया। बड़ी छोटी आबादी होती थी, कोई उस जमाने में तो कोई 10-20 हजार आबादी, बट मोस्टली बिकॉज ऑफ द उस वक्त सी ट्रेड होता था। इसको इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो आप ग्लोब में जो धरती को देखते हैं वो उससे अंदाजा नहीं लग सकता कि इनकी जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो कैसे है इन द एंटायर इंडियन ओशन। यही अगर आप मोजाम्बिक से इस तरफ आएंगे तो ये काफी उस एरिया से, काफी मॉरिशस से, इन सब एरिया से काफी इनकी, मतलब अगर आप उस तरह से देखेंगे तो क्लोजनेस है। तो इंडियन ओशन में एक प्रेजेंस रखने के लिए उन्होंने रखा। दे लॉस्ट दिस टेरिटरी टू द डच। डच क्या थे उस जमाने में? वो श्रीलंका में कंट्रोल उनका होता था, वो श्रीलंका से ऑपरेट करते थे। डच उस वक्त तो श्रीलंका नाम नहीं था, कोलंबो इसको कहते थे। और कोलंबो से उन्होंने इसके ऊपर काफी टाइम कंट्रोल रखा टिल बोथ दीज पावर्स लॉस्ट दिस टेरिटरी टू द ब्रिटिश। नाउ
इन अबाउट 1700 से लेकर ये एरिया 1965 तक ब्रिटिश के कंट्रोल में रहा है, 1965 तक। तो भारत आजाद हुआ 1947 में। तो जैसे कि यूरोपियंस की आदत रही है कि वो ओवरसीज टेरिटरीज रखना पसंद करते हैं फॉर देयर डिफेंस एंड फॉर स्ट्रेटेजिक डेप्थ। ये कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है ना, ये कश्मीर में भी लागू होता है कि दे वांट देयर प्रेजेंस देयर। वो अपनी प्रेजेंस को एक मार्क करना चाहते हैं फॉर द सेक ऑफ नॉट जस्ट मिलिट्री एंडेवर्स बट जस्ट फॉर देयर प्रेजेंस इन दैट एरिया, सो दैट यू नो इट इज ऑल्सो एन ओवरसाइट। तो ब्रिटेन ने 1947 में पूरा भारत छोड़ दिया, यू नो, वो वहां से निकल गए, परंतु उन्होंने मॉरिशस को 1965 तक अपने कंट्रोल में रखा। जैसे कि पोर्चुगीज वर द फर्स्ट टू एंटर इंडिया इन 1498 एंड प्रोबेबली वर द लास्ट वंस टू लीव द कंटिगुअस इंडियन टेरिटरी ऑफ गोवा, जब एनेक्स किया इंडिया ने गोवा 1961 में। तो गोवा, दादर, दमन एंड दीव, नगर हवेली, ये एरियाज पोर्चुगल ने भी अपने पास रखा हुआ था। इनको ओवरसीज टेरिटरीज रखने की एक, अभी भी अगर आप देखें तो मॉरिशस के पास एक आइलैंड है, डियागो गार्सिया बोलते हैं उसको, डियाजियो गार्सिया बोलते हैं, वो अभी भी डिस्प्यूटेड आइलैंड है मॉरिशस। ब्रिटेन अभी भी अपना उसके ऊपर कंट्रोल दिखाता है। इसी तरह से गुआम, जो अमेरिका का एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए वो उन्होंने एक आइलैंड अपने 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 कंटिग्यूअस जो यूनाइटेड स्टेट्स है उससे कोई हजारों मील दूर, हवाई हजारों मील दूर। आप लोगों को शायद ये जानकर हैरानी होगी कि कैलिफोर्निया, जो कि वेस्ट कोस्ट अमेरिका के है, वहां से हवाई जाने में बाय प्लेन आपको तकरीबन 5 या 6 घंटे लग जाते हैं। तो इतनी दूर ये एरियाज हैं, पर इन्होंने स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए यहां पर रखा। यहां पर उनका कंट्रोल चलता था। यहाँ के उन्होंने एक राजा थे, जिन राजा को उन्होंने यहाँ पे एज अ जिसे हम कहते हैं ट्यूटलर पोजीशन, उसमें रखा। वो रखने के बाद 1965 में जब उनको फाइनली इट वाज नॉट सर्विंग एनी पर्पस, तो दे वांटेड टू विथड्रॉ, तो उन्होंने वहां से विथड्रॉ किया, हैंडिंग ओवर द रीन ऑफ द एंटायर मालदीव्स, जिसकी उस टाइम पे आबादी तकरीबन मेरे ख्याल से 1 या 1.5 लाख थी, टू देयर ट्यूटलर किंग। अब वो किंग जो है, he did not want to make this country into a monarchy. उन्होंने ये डिसाइड किया इसको हम एक प्रेसिडेंशियल स्टाइल डेमोक्रेसी बनाते हैं। उनके जो बेटे थे, उनका नाम मोहम्मद दीदी, जहां तक मुझे लास्ट नेम उनका याद है, दीदी उनका लास्ट नेम था। उन्होंने इसको कंटिन्यू नहीं किया एंड ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट। पहले वो अपने पिताजी की रीन के अंडर प्राइम मिनिस्टर रहे, फिर वो प्रेसिडेंट रहे 2-3 साल, और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर एक प्रेसिडेंशियल साइड डेमोक्रेसी 1968 ऑनवर्ड्स यहाँ पर इलेक्शंस होने शुरू हुए, जिसमें क्या एक बंदा खड़ा होता था। अब 1 लाख की आबादी थी, 95% जो भी वोट कास्ट होता था वो एक बंदे को कास्ट होता था। तो प्रेसिडेंट नासिर बिकेम the first so-called elected president in 1968, और उन्होंने 10 से 1 साल तकरीबन रूल किया, getting a majority of about 95%, 94% वोट उनको मिला करता था। Now over a period of time उनकी कुछ पॉलिसीज थी जिनको वेस्ट ने भी पसंद नहीं किया, लोकल्स ने भी नहीं पसंद किया, जिनमें से एक, अगेन द क्वेश्चन ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी, जिसकी मैं हमेशा बात करता हूं एज अ सोशल साइंटिस्ट। इन्होंने वहां की जो स्क्रिप्ट है, जो थानी स्क्रिप्ट है, और जो वहां की लोकल जो लैंग्वेज है, जिसको ध्यावई लैंग्वेज बोलते हैं, ध्येयी लैंग्वेज, उस लैंग्वेज को रिप्लेस करके स्क्रिप्ट को लैटिन स्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, विच वाज वेरी वेरी अनपॉपुलर। तो उससे क्या है, जब वो अनपॉपुलैरिटी हुई तो वहां के एक लीडर जो है वो गयूम, हु वाज अ लेक्चरर एक्चुअली, ही बिकेम एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, एंड गयूम साहब ने वहां पर इलेक्शन जीता, और अगले तकरीबन जहां तक मुझे ख्याल है वो 30 साल उन्होंने, अप्रोक्सीमेटली 30 इयर्स वो मालदीव्स के प्रेसिडेंट रहे। और ड्यूरिंग हिज प्रेसिडेंसी मालदीव्स ने बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए। पहले
उन्होंने अपने आईएमएफ का हिस्सा बने, आईएमएफ की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, उनकी डायरेक्शंस लेते हुए उन्होंने अपने देश को आइडेंटिफाई किया कि वहां और तो कुछ चीज हो नहीं सकती। टूरिज्म इज द ओनली मेन स्टे ऑफ मालदीव्स, और उन्होंने 1970s ऑनवर्ड टूरिज्म को एक्सपैंड करना शुरू किया। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वहां पर टूरिज्म बढ़ना शुरू हुआ, प्राइमरीली एट दैट पॉइंट ऑन अकाउंट ऑफ इंडियंस। इंडियंस ने इस टूरिज्म को नर्चर किया, एस्टैब्लिश किया। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, देयर आर इंडियन एंटरप्रेन्योर्स who are running some of the large establishments there. Of course, the largest one is from Sri Lanka. वो वहां पर अपने रिसोर्ट्स रन करते हैं, और lot of these companies, lot of these resorts operate on the bookings done by Indian agents, Indian companies. तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ जब थ्राइविंग एक इंडस्ट्री बन गई, तो गयूम साहब आफ्टर 30 odd years went out of favors and new government came in, and that government too was reasonable in the sense कि उन्होंने भी ज्यादा कोई मेजर चेंजेस शिफ्ट नहीं किए अपने इकोनॉमिक पॉलिसी और पॉलिटिकल पॉलिसी। इट वाज ओनली इन 2010, 11, 12 tumultuous time started in Maldives again. इससे पहले भी एक tumultuous टाइम हुआ था जहां इंडियन आर्मी को इंटरवीन किया गया। तो ताहिर साहब, वो क्वेश्चन को हम बाद में एड्रेस करेंगे कि इंडिया डायरेक्टली मालदीव्स में कैसे इन्वॉल्व हुआ, और इंडिया इन्वॉल्व होना चाहता था या नहीं होता था, ये इसको हम बाद में लेंगे। पर अभी मैं थोड़ा ये रन इन कर दूं। तो 2010, 11, 12 में वहां पर अगेन एक इंस्टेबिलिटी का एक पीरियड आया, जिस दौरान मालदीव्स की कॉमनवेल्थ मेंबरशिप भी रिवोक की गई, हटाई गई, क्योंकि यहां पर डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं रहा। इलेक्शंस में रिगिंग, इंटरफेरेंस, कंटिन्यूड डिस्टर्बेंस होनी शुरू हो गई। बाद में इन्होंने उसको रिस्टोर किया, और पिछले तकरीबन मेरे ख्याल से 8-10 साल से यहां पर रिलेटिव स्टेबिलिटी रही मालदीव्स के अंदर। इट वाज ओनली टू ओवरकम दिस स्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए बहुत बड़ा इंटरेस्ट जो है वो अगेन वो चाइनीज स्ट्रेटेजिक डेप्थ, चाइना एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाना चाहता है। और चाइना का जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटजी है, बहुत सारे लोगों को ये भी पता होगा कि चाइना ऑल द वे फ्रॉम द पैसिफिक ओशन डाउन टू द बे ऑफ बंगाल, कमिंग थ्रू द इंडियन ओशन, गेटिंग इनटू अरेबियन सी, इट्स अ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वो डेवलप कर रहा है। इसलिए उसका अगर इंटरेस्ट आप देखें, वो मकाओ से शुरू होकर वहां से हांगकांग, कमिंग टू द स्ट्रेट ऑफ मलक्का, मलक्का से नीचे अगर आप आएंगे तो बे ऑफ बंगाल में they are working with Burma. There are some very, very important islands very close to Indian territory as well as to the Burma, जहां पर इनका dispute चल रहा है, और Chinese establishments वहां पर create की जा रही हैं। Then the string of pearls goes downwards. They have establishments, and now they have been accused even of using the Sri Lankan ports for intelligence gathering. And coming down further, you enter into Maldives, और Maldives से फिर आगे वो they want to enter into the other areas of going further to Yemen, and then going to Mauritius, then entering Mozambique and going all the way to South Africa. ये string of pearls एक चाइना क्रिएट कर रहा है अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए। तो यहाँ ये जो इंस्टेबिलिटी जो क्रिएट हुई है in recent times is on account of great deal of Chinese interest. अगर आप मालदीव्स विजिट करेंगे, और अगर आपने आज से 10 साल पहले मालदीव विजिट किया है और पिछले 2 साल में मालदीव विजिट किया है, तो आपको अंतर दिख जाएगा। जगह जगह पर आपको वहां पे बोर्ड्स दिखाई देंगे कि दिस हैज बीन डेवलप्ड बाय चाइना, दिस रोड हैज बीन डेवलप्ड बाय चाइना, दिस इंफ्रास्ट्रक्चर इज थैंक्स टू चाइना। इट्स ऑल ओवर द प्लेस, एंड ऑल दीज डेवलपमेंट्स हैव ओनली टेकन प्लेस in last maybe at best 5 to 6 years. ये बहुत ही important एक strategic tool है for Chinese presence in the Indian Ocean, और ये instability को further करने के लिए और अपना control जाहिर करने के लिए जो अभी recent elections हुई हैं, जिसमें the incumbent जो थे वो हार गए, जो दो political parties की coalition थी वो हार गई,
और ये जो मैजू जी की जो 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 पार्टी है, they have won primarily on anti-India sloganeering with complete support and backing of the Chinese government. तो ये एक बड़ा ही, और आते ही जो वहां के जो प्रेसिडेंट बने हैं मोदी जी, उन्होंने आते ही अपने मैनिफेस्टो को रिआइटरेट किया। उन्होंने कहा इंडिया आउट, इंडियंस आउट। तो इंडिया को वहां से निकालने की उनकी जो प्रक्रिया थी, उसके ऊपर उन्होंने बात करनी शुरू की। हालांकि बाद में उन्होंने इसके ऊपर थोड़ा सा अपने आप को सॉफन किया, बट आई थिंक द डैमेज वाज ऑलरेडी डन जब आप अपने मैनिफेस्टो में ये लिख देते हैं यू वांट इंडिया टू बी आउट ऑफ मॉलडीव्स। अब वो डेट ट्रैप या आगे कैसे होगा उसके बारे में मैं आपको बाद में तफसील दूंगा, पर राइट नाउ द वे वी स्पीक द इंडियन नेबरहुड में हॉस्टिलिटी का एक और फ्रंट एक तरह से खुल गया। जी, आपने कहा कि इंडियन नेबरहुड में हॉस्टिलिटी का एक और फ्रंट खुल गया है, और मुझे याद है कि कोई 10-11 साल पहले मेरे एक बहुत ही अजीज़ दोस्त इंडिया के एम्बेसडर हुआ करते थे मालदीव में। तो मैंने उनसे पूछा कि सर क्या सूरत हाल है, तो उन्होंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली वहाबी इस्लाम बढ़ता जा रहा है और चाइनीज़ पैसा बढ़ता जा रहा है। अच्छा, ये दोनों ही ख़तरनाक चीज़ें थी। फिर सर हमने देखा कि ड्यूरिंग द पास्ट 5-6 ईयर्स वहाबी इस्लाम तो खुद बहुत ही कंटेन हो गया। मोहम्मद बिन सलमान साहब ने प्रोग्रेसिव राह को अपना लिया और बड़ी अच्छी राह को अपनाया, तो वो तो ख़त्म हो गया। मगर वो वहाँ पे हमें नज़र आता है मालदीव की आज की जो नई लीडरशिप है कि वो कोई अरबों से भी ज़्यादा बड़े मुसलमान हैं। इस सारी सूरत हाल में एक तो ये एस्पेक्ट है, दूसरे उनके जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो चाइना के साथ जुड़ गए। तो सर अब ये दोनों चीज़ें चलने वाली नहीं है। इस्लामाइजेशन वो चाइनीज़ टूरिस्ट को भी वहाँ पे नहीं लाने देगा। चाइनीज़ टूरिज़्म भी या चाइनीज़ टूरिस्ट भी पसंद नहीं करते कि वो ऐसी जगह जाएं जहाँ पे इस्लामाइजेशन इस हद तक हो। और दूसरी तरफ चाइना का जो डेट ट्रैप है वो भी बड़ा ख़तरनाक है। तो इससे पहले कि मैं इंडिया के उस सवाल की तरफ आऊँ कि इंडिया क्यों इन्वॉल्व रहा, क्यों अहमियत है, पहले ये बताइए कि ये जो चाइनीज़ चुंगल में पहले भी आते जाते रहे हैं, लेकिन अब ये मुस्तकिल या ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से जाना चाह रहे हैं। इस वक्त तो ये सरकार जा चुकी हुई है, ये कितनी ख़तरनाक है इनके लिए, और इस्लामाइजेशन भी कितनी ख़तरनाक है? ताहिर साहब, अगर आप सिंपली ऑनलाइन जाएं और आप ऑनलाइन जाकर स्टडी करें कि मालदीव्स एज ए नेशन सरवाइव कैसे करता है। मालदीव्स की जो आबादी जो है वो आज से 25 साल पहले जितनी आबादी थी, 2.5-3 लाख आबादी थी, उससे दुगनी आबादी हो गई। इन 25 years the population of Maldives has doubled on account of simply local people। वहां ऐसा नहीं है कि बाहर के लोग वहां जाकर सेटल हो रहे हैं, बट डज द स्टेट हैव इनफ रिसोर्सेज टू सपोर्ट दैट डबलिंग ऑफ पॉपुलेशन? अलबत्ता उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, इट इज ओनली 5.5 लाख, पर क्या स्टेट के पास रिसोर्सेज? ओनली मेन स्टे of Maldives, only mainstay is tourism. According to recent reports, तकरीबन 1.7 मिलियन 17 लाख लोग जो हैं वो मालदीव्स में ट्रैवल करते हैं, जिनमें अब व्यूअर्स को ये जानकर हैरानी होगी कि इंडिया इज नॉट नंबर 1। इन लास्ट 5 years चाइनीज टूरिज्म हैज इंक्रीज। चाइना के तकरीबन 3,80,000-3,90,000 टूरिस्ट चाइना से आता है, तकरीबन 3-1 लाख इंडिया से आता है। अब आप ये सोचें कि ऑल ऑफ ए सडन चाइना का टूरिज्म यहां कैसे शुरू हुआ? आई मीन, व्हाई हैज द चाइनीज टूरिज्म इंक्रीज्ड स्टुपेंडसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? तो इसकी मैं थोड़ी अगेन आपको हिस्ट्री दे दूं। तो चाइना अगेन ग्रेट पावर्स में वो अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ शुरू से ही बनाना चाहता है। चाइना में जब चाइनीज ताइपेई थी, व्हेन द रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसे हम पीआरसी बोलते, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीएल, जो आज अभी वहां पे जो सरकार चल रही है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, ये इसमें भी आपको पता होगा कि डिस्प्यूट है। जो जब चियांग के शेख हु रिप्रेजेंटेड चाइना, जब उनकी सिविल वॉर हुई तो 1945-46 में वो खदेड़ के वो ताइवान चले गए।
तो एक्चुअल चाइनीज गवर्नमेंट वो अपने आप को क्लेम करते हैं जो ताइवान में है, जो यहाँ वाले हैं उनको तो गवर्नमेंट ही रिकग्नाइज नहीं करते। तो यहां जब गवर्नमेंट जब इनकी अनथॉइंग ऑफ रिलेशनशिप वर्ल्ड वाइड से हुई, इस गवर्नमेंट को रिकग्नाइज नहीं कर रहे थे लोग। भारत ने भी इसको थोड़ा मतलब जैसे ये चेंज हुआ, वहां चेंज ऑफ गार्ड हुआ तो रिकग्नाइज किया। यूएन में रिलेशनशिप थॉट रहे कि हु विल रिप्रेजेंट चाइना इन द यूनाइटेड नेशन, वुड इट बी द पीआरसी और वुड इट बी द चांग के शेख्स गवर्नमेंट। तो इस दौरान जब रिचर्ड निक्सन ने रिलेशनशिप चाइना से खोला तो चाइना ने बड़ी जल्दी ही इस एरिया की इंपॉर्टेंस को समझा और उन्होंने यहां पर एम्बेसी एस्टैब्लिश, एंड दिस आई एम टॉकिंग इन लेट 60s। इतनी अर्ली एम्बेसी एस्टैब्लिश करने के बावजूद भी चाइनीज टूरिज्म वहां पर नहीं बढ़ा। चाइनीज टूरिज्म हैज ओनली इंक्रीज्ड सब्सटेंशियली इन द लास्ट 5 to 7 years, only in the 5 to 7 years, because of the importance of this region for them in their string of pearls policy. So as an incentive, as subsidized vacations, as marketing of discounted packages, this tourism has been encouraged. ये tourism यहाँ पर हुआ और यहाँ पर over a period of last 7 to 8 years जो tourism, Chinese tourism has gone well beyond India, but India still contributes a very very large portion, तकरीबन 15 से 20% जो tourism वहां पर हो रहा है, 20% very big amount, और बहुत सारे वहां पर जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं they are dominated by Indians, और इसकी मार्केटिंग भी अगर आप देखें तो इंडियन से हो रही है। तो स्टेप नंबर 1 कि यहाँ क्यों टूरिज्म है? चाइना से कोई नेचुरल टूरिज्म नहीं, इंडिया से नेचुरल टूरिज्म हुआ। फिर पास में एक डेस्टिनेशन है, हमारे जैसे ही लोग हैं, भाषा भी हमारी समझ लेते हैं, और एक बड़ा ओपन एनवायरनमेंट है। अगर आप ऑनलाइन जाके अगर मालदीव्स की टूरिस्ट स्पॉट्स या उनके रिसोर्ट्स की फोटोग्राफ्स देखें तो आपको लगेगा कि यूरोपियन बीचेस हैं, आपको लगेगा कि वो यूरोपियन लोग आए हुए हैं, क्योंकि उनके अटायर से, उनकी वेशभूषा से वहां पे कोई कवर्ड क्लैड लोग नहीं घूम रहे हैं, which by definition would be opposed to the whole idea of very fundamentalist notion of propagating the so-called Islamic values. तो यहां एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया, एक तरफ से वो वहाबी इस्लाम की तरफ बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ वो इस तरह का ओपन अट्रैक्टिव very very risky sort of a tourism, and I'm using the word risky, risque, which is very enticing and alluring sort of a tourism based on beach sports, and also having a very open culture where everything is more or less like Europe. तो ये जब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा तो इससे बड़ी डिसकंटेंटमेंट होगी, नॉट जस्ट डिसकंटेंटमेंट पीपल, लोग डिसल्यूजन होंगे, उससे यू विल सी राइजिंग इंस्टेबिलिटी, बिकॉज दीज थिंग्स कैन नॉट वर्क हैंड इन हैंड। यू हैव टू ऑपरेट इन अ पर्टिकुलर मैनर। एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन एक देश की अगर आप देना चाहें तो उसको देना पड़ता है। जैसे टर्की है, टर्की ने ऑल सेड एंड डन, टर्की में जितने भी हार्डकोर इस्लामिक लीडर आ जाएं आज की डेट में, अर्दोजान जो है वो अपनी पोजीशनिंग एक राइट टू द सेंटर इस्लामिक लीडर करते हैं, फिर भी टर्की इज वेरी क्लियर व्हेन इट कम्स टू कि उनके घर कैसे रहने हैं, उनकी लैंग्वेज कैसे रहनी है, उनका खाना कैसे रहना है, उनके डांसेस कैसे होंगे, उनके बीचेस कैसे होंगे, उनके हॉलिडे रिसोर्ट्स कैसे होंगे, लोगों का वहां पहनावा कैसा होगा, लोग ड्रिंक करेंगे, लोग स्मोक करेंगे, क्या करेंगे, किस तरह खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे, वो वेरी क्लियर बाय एंड लार्ज आज की डेट में। अब फ्यूचर में क्या होता है वो मैं बता नहीं सकता, बट यहां आप एक कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ऑन वन हैंड यू आर प्रोपोगेटिंग very very fundamentalist conservative values, on the other hand your country is surviving on the basis of an open inviting western liberal culture. तो ये conflict जो है ये this cannot sustain for a very long time. It will result in greater discontentment and greater instability for Maldives. जी, अब ये बताइए कि ज़ाहिर है मालदीव की जो लीडरशिप है वो अपने बिज़नेस इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, वेस्टर्न इंटरेस्ट के लिए
चाइना की गोद में इस वक्त जाना चाह रही है, और चाइना के लिए भी वो स्ट्रेटजिकली बड़ा इम्पॉर्टेंट एरिया है। वो अपने टूरिस्ट के नंबर भी बढ़ा रहा है। चाइना इतनी बड़ी पॉपुलेशन का देश है कि चलिए मालदीव को कोई ना कोई ऑल्टरनेट मिलता रहे। भारत से कोई 2.5-3 लाख जो टूरिस्ट जा रहे थे 2023 तक, अब बड़ा एक बाइकॉट सामने आ रहा है। तो क्या आपको लगता है कि मालदीव चाइना के डेट ट्रैप को सह सकेगा? मैं सबसे पहले इंडिया और मालदीव्स के थोड़े रिलेशन बता दूं, फिर मैं चाइनीज डेट ट्रैप के बारे में भी आपको बता दूं। जरूर। देखिए जी, 1960s में जब पोर्चुगल का रिलेशन इंडिया से जो चल रहा था, पोर्चुगल ने अपने एनक्लेव रखे हुए थे, तो भारत ने बड़े स्ट्रेटजिकली जगह जगह जाकर डिप्लोमेटिकली इस इश्यू को रेज किया कि भी आपको यहां नहीं रहना चाहिए। पुर्तगाल ने कुछ एरियाज खाली कर दिए, कुछ एरियाज उन्होंने नहीं खाली किए। 1961 में सरदार वल्लभ भाई पटेल तब तक उनकी डेथ हो चुकी थी। तो ये इशू कई साल लिंगर ऑन होता रहा। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने फाइनली एक स्टैंड लिया और उन्होंने मिलिट्री इन्वेजन किया और वी एनेक्स्ड द टेरिटरी। और 1961 से लेकर 1974-75 तक इंडिया और पोर्चुगल के डिप्लोमेटिक टाइज नहीं रहे। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, परंतु भारत ने उस टेरिटरी को लिया। भारत ने मालदीव्स की टेरिटरी को कभी नहीं लिया। हालांकि इट इज वेरी इजी फॉर इंडिया, इट वुड हैव बीन वेरी वेरी इजी फॉर इंडिया टू टेक ओवर मालदीव्स फ्रॉम द ब्रिटिश, बिकॉज 1965 में ब्रिटिश कंट्रोल था। ब्रिटिश के साथ उन्होंने क्या झगड़ा करना था? 65 में उन्होंने छोड़ा। इंडिया कुड हैव इजीली टेकन मालदीव्स इनटू इट्स ऑन, बट इंडिया ने नहीं लिया, क्योंकि इंडिया ने एक स्पिरिट से उसको में काम किया कि भाई ठीक है, इट्स अ मुस्लिम मेजॉरिटी आइलैंड्स और वो अपना रह रहे हैं एंड दे हैव कॉर्डियल रिलेशंस विद इंडिया। अदरवाइज व्यूअर्स को मैं रिमाइंड कराना चाहूंगा कि सिक्किम भारत में 1970s में मर्ज हुआ है। 1973-74 अराउंड दैट टाइम सिक्किम यूज्ड टू बी एन इंडिपेंडेंट किंगडम। वो भी तो भारत इसको भी ले सकता था। तो भारत ने कभी भी मालदीव्स के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस नहीं की till a situation emerged where Maldives invited India to come and help them. तो मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा आपके व्यूअर्स को, 1988 में प्रेसिडेंट गयूम की प्रेसिडेंसी वहां पे चल रही थी और वहां पे लोकल उनके कुछ अपोजिंग पार्टीज थी। उनमें सम ऑफ देम वर एडेड एंड अबेटेड बाय सम तमिल मिलिशिया एज वेल, जो कि उनको सपोर्ट कर रहा था। और देयर वाज अ लोकल एक मालदीवियन बिजनेसमैन था हु वाज अ वेरी वेल्दी पर्सन हु सपोर्टेड फाइनेंशियली एंड अदरवाइज इन पुटिंग टुगेदर दिस a very strong opposition against President Gayoom's government. So much so that this was an armed invasion. और इस armed invasion में उन्होंने सबसे पहले प्रेसिडेंशियल पैलेस पे अटैक किया। और प्रेसिडेंशियल पैलेस में जब तक वो अटैक कर पाते अच्छे तरीके से, प्रेसिडेंट की कुछ फोर्सेस थी। बाय द वे ये भी आपके व्यूअर्स को जानकर हैरानी होगी कि मालदीव्स की जो फोर्सेस हैं उनकी ट्रेनिंग भी भारत में होती है। बहुत सारे हमारे एस्टैब्लिशमेंट्स हैं जैसे जहां पर हमारे ऑफिसर ट्रेन होते हैं, उनके भी ऑफिसर्स यहाँ आकर ट्रेन करते हैं। तो हमारा क्लोज और लिंकेज रहा है उनके साथ। तो दे प्रोटेक्टेड द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट को वहां प्रेसिडेंशियल पैलेस से इवैक्यूएट करके डिफेंस मिनिस्टर के घर लाया गया। और वहां से कांस्टेंट वहां के प्रेसिडेंट ने सिग्नल भेजे यूनाइटेड स्टेट्स को, यूएस को, बोला कि मेरी मदद के लिए आप कुछ फौज भेजिए। देखिए मैं डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हूं और मेरे खिलाफ ये ऐसे इन्वेजन हो रहा और पूरा क्योस हो गया पूरे देश। तो यूएस ने एट दैट पॉइंट इन टाइम, मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद पड़ता है, या तो जिमी कार्टर थे या रोनाल्ड रैगन थे। मुझे लगता है रोनाल्ड रैगन थे उस टाइम पे। रोनाल्ड रैगन ने 1988 में, हाँ जी रैगन थे, उन्होंने कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि इट विल टेक अस एटलीस्ट फ्यू डेज टू रिस्पॉन्ड, क्योंकि हमारी जो प्रेजेंस है इंडियन ओशन में, उसको वहां पे पहुंचने के लिए, वो मॉरिशस के आसपास उनकी प्रेजेंस थी, उसको मोबिलाइज करने के लिए हमें आने के लिए 3-4 दिन लग जाएंगे। देन प्रेसिडेंट गयूम रीच्ड आउट टू यूके, और यूके ने भी अपनी इनेबिलिटी दिखाई। उन्होंने कहा हमें भी मस्टर करने के लिए, एंड यूके एडवाइज्ड एक्चुअली कि आप इंडिया से मदद मांगिए, इंडिया शायद आपकी मदद करे। तो प्रेसिडेंट गयूम मेड एन एसओएस कॉल टू इंडिया, एंड दे मस्ट रिमेन फॉरएवर ग्रेटफुल टू इंडिया इन दैट सेंस के द पैराशूट रेजिमेंट, particularly para brigade, Brigadier
Farooq Balsara, a Parsi officer of parachute regiment, led the troops, into Maldives. And at that point in time, these people were, going berserk, trying to attack the defense minister's home, and had already taken the education minister as a prisoner. उसको उन्होंने उसको उसको अपना वो बना लिया था, हॉस्टेज बना लिया था, और बहुत सारे लोगों को हॉस्टेज बनाया. And the intervention of these young officers, led by young troops, led by Brigadier Farooq Balsara, relieved Maldives of this crisis. And it is on record in several places that not just the US president, the British Prime Minister are on record thanking India to ensure stability in this region. This is part of the historical records. Margaret Thatcher's words are that we thank India for maintaining and bringing stability back into the region at that point in time. तो ये इंडिया का इंटरवेंशन, तो इंडिया ने वहां पर वॉलंटरीली अपने कोई ट्रूप स्टेशन नहीं किए थे. जिनको ये कह रहे हैं ना आउट इंडिया, जो आज आफ्टर गुड 34-35 इयर्स आप कह रहे हैं कि आउट इंडिया, तो ये इंडियंस वहां वॉलंटरीली नहीं गए थे, और इंडियंस वहां पर आपके इनविटेशन पे गए थे और आपकी स्टेबिलिटी के लिए गए थे. और अगर आप वहां आज इंडिया के दुश्मनों को इनवाइट कर रहे हैं, तो आई थिंक देन दिस प्रेजेंट्स a security threat for India, a very big security threat for India, and India has the right to defend itself in that sense. जैसे कि बालाकोट में जब इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, it has the right to preempt any attack on itself. और if India feels कि कल को यहाँ पर Chinese troops mobilize होने वाले हैं या Chinese Navy mobilize होने वाली है, तो India has a right to defend itself in that sense. But that अभी इतनी situation ऐसी कोई नहीं है. परंतु I wanted to give you this history कि इतने time tested relationship में just for opportunism and vested interests and money, there is a shift towards China. And as everybody knows, as is the case with CPAC in China, China and Pakistan, कि वो पैसा तो आपको दे देंगे, but they will extract their pound of flesh. This is now evident in case of Bangladesh. This is evident in case of Sri Lanka. This is evident in case of Pakistan. This is evident in case of many African republics, जहां पर आपको डेट डिप्लोमेसी, जिसे कहे डेट ट्रैप कहा जाता है, कि आप उसको डेट देते हैं and then you want something in exchange. और इसका बाकी देशों में तो फिर भी लोग होंगे, जो कुछ कर करा के थोड़ा बहुत एडजस्ट करके मैनेज करके. यहाँ तो I don't believe the only possible outlet for the people of Maldives would be they will lease this place to China, और वो लस्सी बन के उसका रेंट कलेक्ट कर लें और उनको यहाँ रेस्ट करने दें. And then all this notion of autonomy and independence and democracy will go away, because you will become a puppet state, जिसकी की अभी भी एक जिसे कहते हैं खुशबू या बदबू वो दुनिया में आनी शुरू हो गई है कि कैसे डायरेक्ट इंटरफेरेंस है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है. And so to answer your question categorically, it would be impossible for them unless they are ready to sell out their entire country. जी, और ये जो अभी नया एक हंगामा खड़ा किया मालदीव की गवर्नमेंट ने, उनके कुछ मिनिस्टर्स ने कहा ये ऐसा नहीं है कि कोई आइसोलेटेड है, या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो लक्षद्वीप का एक दौरा था जिसके हवाले से उनकी कुछ ट्वीट्स थी, कुछ वीडियो क्लिप्स थी, यहाँ हमें बैठ के तो यही महसूस हुआ कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया आउट के जवाब में वो एक मैसेज दिया था. तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इस डिप्लोमेसी के हवाले से या इस मैसेज के हवाले से आप क्या देखते हैं? भारत में टूरिज़म के कॉन्टेक्स्ट में, मालदीव की टूरिज़म के कॉन्टेक्स्ट में एक बाइकॉट तो नज़र आता ही आता है, मगर इसके अलावा आप क्या देखते हैं? क्या मालदीव अपने आप को रोक पाएगा? क्योंकि वहाँ की जो अपोजिशन जमात है उसने तो भारत के हक में बात की है, लेकिन क्या आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी
या उनकी रजीम का अब क्या एक्शन होगा कि चाइना के कदम वहाँ पे ना जमे, क्योंकि वो इंडिया की स्ट्रेटेजिक जो ज़रूरत है उसके ख़िलाफ़ है। तो इस सारे मंजरनामे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो लक्षद्वीप जो है वो मालदीव्स के ही पास में है, कोई इतना दूर भी नहीं है, उसी रीजन में है। और लक्षद्वीप भी एक आर्चिपेलागो है, वहां पर भी तकरीबन मेरे ख्याल से 30 के करीब आइलैंड्स हैं। उनमें से कुछ आइलैंड्स हैं जो जो इनहेबिटेड हैं, और वहां पर थोड़ा बहुत टूरिज्म जो है वो एग्जिस्ट करता था, और इन लास्ट फ्यू इयर्स वहां पर टूरिज्म डेवलपमेंट काफी हुई है। मैं आपको वैसे आई टेल यू, यू वुड बी रियली हैप्पी टू नो कि IIM रोहतक ने इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की जो टूरिज्म प्रमोशन स्कीम की एक असेसमेंट एक की थी। वी वर आस्क्ड टू डू असेसमेंट एंड ऑडिट सॉर्ट ऑफ अ थिंग ऑफ द टूरिज्म इनिशिएटिव्स, वन ऑफ द स्कीम्स का हमने किया। भारत में टूरिज्म ग्रो कर रहा है बिकॉज यहाँ शांति है, लोग बड़े कल्चर्ड हैं, लोग वेलकमिंग हैं। जो गेस्ट आते हैं यूरोप से, मिडिल ईस्ट से, उनको वो अपनी आंखों पे, पलकों पे बिछाकर उनका स्वागत करते हैं, और लोगों में एक सर्विस ओरिएंटेशन। अगर आप आज की डेट में दीव जाएं, जो कि अगेन अरेबियन सी के ऊपर एक छोटा सा भारत का एक वो पोर्चुगीज टाइम का एक छोटा सा एनक्लेव, यूनियन टेरिटरी है। आप वहां आज डेवलपमेंट देखें, मैं कहता हूं कि मैं खुद हैरान हो गया। मैं रिसेंटली वहां जाके आया था कि 10 सालों में दीव की शक्ल बदल गई है। दीव जो है वहां पर इतने बड़े बड़े रिसोर्ट्स आ गए हैं, वहां के रिसोर्ट्स को आप देखें और टूरिज्म की वहां भरमार देखें, लोग कितने जा रहे हैं। तो भारत में हमारा डोमेस्टिक टूरिज्म ही इतना ज्यादा है, फॉरेन टूरिज्म इज लाइक एन आइसिंग ऑन द केक। लोगों को जगह चाहिए, लोग जाना चाहते हैं। मैं आपको अपने असेसमेंट से जो स्टडी की है उससे बता रहा हूं कि नॉर्थ इंडिया में जो हिल स्टेशंस हैं, समर में वहां पर आपको जगह ही नहीं मिलेगी, इतने लोग जाना चाहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ओपनिंग अनदर टूरिस्ट डेस्टिनेशन in the form of Lakshadweep or building it further is an excellent idea to promote domestic. Of course, इसका impact कभी भी मालदीव्स पे नहीं आता अगर वो ये एंटी इंडिया या एंटी इंडियन प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट्स नहीं देते। देयर इज इनफ टूरिस्ट इन इंडिया टू सर्व टू वेरियस लोकेशंस। अगर आप लक्षद्वीप और मालदीव जैसे और 4 आइलैंड खड़े कर देंगे तो वहां जाने के लिए भी हमारे पास इनफ टूरिस्ट हैं। इतनी अफ्लुएंट आबादी अब पैदा हो गई है कि वो कर सकते हैं। परंतु in this era of social media, that message only takes minutes to disseminate for no rhyme and reason. या तो कोई आपको कोई प्रोवोक किया हो, नॉन प्रोवोकेटिव, जस्ट द विजिट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू लक्षद्वीप, अनप्रोवोक्ड उसके ऊपर ये जो कमेंट्स आए, उससे लोगों का एक सेंटिमेंट बिल्ड हो जाता है, बिजनेसेस का भी सेंटिमेंट बिल्ड हो जाता है। एज सुन एज ये स्टेटमेंट्स आई हैं, लक्षद्वीप में अब एक एडिशनल इम्पेटस मिल गया है लोगों को वहां इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की। तो ये व्हाट कुड हैव बीन वन एडिशनल टूरिस्ट स्पॉट विल नाउ हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट। मैं आपको एस्टिमेट बता सकता हूं, ये हमने अभी कल ही हमारे कुछ डॉक्टरल स्टूडेंट्स ने इसका असेसमेंट लगाया है कि द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन द इमीडिएट इम्पैक्ट जिसे कहते हैं, ये विंटर में ही, बिकॉज लॉट ऑफ टूरिज्म इज इन विंटर, क्योंकि वहां पर मौसम अच्छा होता है, वहां पर थोड़ा मौसम इज प्लेजेंट ड्यूरिंग दिस टाइम, कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च इज वेरी गुड वेदर। तो इस जस्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड they can anticipate a loss of about $1 billion. लोगों ने वेकेशंस अपनी कैंसिल करनी शुरू कर दी है वहां। लॉट ऑफ टूरिस्ट कंपनीज जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उन्होंने ऑल्टरनेटिव पैकेजिंग बना के लोगों को देनी शुरू कर दी, क्योंकि आपने पैसा दिया हुआ है, आपने बुक किया हुआ है, वी विल कैंसल दिस एंड विल टेक यू टू अ डिफरेंट लोकेशन लाइक अंडमान निकोबार और आइलैंड्स और टू लक्षद्वीप, और इवन फॉरेन वेकेशंस वो करवाने को तैयार हो रहे हैं। सो ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स हो रहा है लोगों की तरफ से। अगर आप पिछले 5 साल का एक स्टडी करें, अगेन हमने इसको एग्जामिन किया है
कि one of the reasons why there was a heightened interest of Indians in Maldives was on account of Indian celebrities, film stars visiting Maldives. They were promoting their tourism through Indian film stars. बड़े से बड़े फिल्म स्टार्स वहां जाते थे और उनकी वजह से लोगों को पता लगता था, लोगों का इंटरेस्ट पैदा होता था. अब I think dozens of celebrities have already declined to participate in this. तो ये एक मूवमेंट सी बन गई विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, जिससे लोगों के परसेप्शंस, लोगों के व्यूज, मालदीव्स व्हिच स्टार्टेड टू फिगर एज अ वेरी वेरी इजी, इंपॉर्टेंट, एक्सेसिबल, रीजनेबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडियंस, अब वो एक बैक सीट ले रहा है. एट द सेम टाइम टाटा हैज अनाउंस्ड कि वो बहुत बड़े बड़े 2 रिसोर्ट्स वहां पे बनाएंगे. सेवरल इंडियन कंपनीज जो कि बुकिंग करते थे वहां के रिसोर्ट से, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि वो यहाँ पर उन बुकिंग्स को अब आगे फ्यूचर में नहीं करेंगे. तो मैं ये देख रहा हूं कि दिस सॉर्ट ऑफ अ जुवेनाइल पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स और ये जुवेनाइल कंडक्ट, इसका कितना मेजर इंपैक्ट हो सकता है देश के ऊपर, ये सबसे बड़ा उदाहरण है. मैं थोड़ा सा, गोरा साहब, इसको पाकिस्तान से भी लिंक करूं. भारत देश में आई डोंट बिलीव कि हमारे जो लीडर्स होते हैं वो इन द रीसेंट टाइम्स, एटलीस्ट पिछले 5-10 सालों में, तो मैंने नहीं देखा कि इवन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह या प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कभी हमारे नेबरहुड के जो प्रेसिडेंट्स हैं, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर को कभी एड्रेस करते हुए कुछ फालतू की बात कही हो. इमरान खान चेंज द नेचर एंड स्कोप एंड द टोन एंड टेनर of conducting politics in Pakistan by directly abusing and directly accusing the neighbors leaders. आप ये समझें, आपने इन लोगों के साथ बाद में बात भी करनी है, आपने इन लोगों से हाथ भी मिलाने हैं, आपने इन लोगों के साथ फाइनली कोई सेटलमेंट करनी है. एट द एंड ऑफ द डे इतनी बड़ी सेकंड वर्ल्ड वॉर होने के बाद टेबल पे आकर बैठना ही पड़ता है लोगों को, एक दूसरे को टॉलरेट करना पड़ता है, एक दूसरे से बातचीत करनी पड़ती है. तो हाउ विल यू टॉक टू द पीपल, how will you be able to carry out a delegation जो कि to resolve. तो ये बड़ा immature politics is on rise. मैं ये देख रहा हूं, ये immaturity ये ग्लोबल फिनोमेना है. ये इसमें अगर लोग frivolous statements देंगे और लोग delicate situations में very crude baseless statements देंगे और लैंग्वेज अगर पुअर यूज करेंगे, तो इसका बड़ा ही मेजर इंपैक्ट जो है वो देशों के रिश्तों में हो जाएगा. these are very very undesirable things. These may be very populist. लोगों को ये बड़ा मे बी एक्साइट करती होंगी, बट इट्स नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ दैट नेशन. तो ये मुझे लगता है कि इन यंग पॉलिटिशियंस ने जो मालदीव्स के हैं, by being so frivolous, और बाद में वो अपनी ट्वीट्स को डिलीट कर रहे हैं. पहले आप फालतू की चीज लिख रहे हैं, फिर आप डिलीट कर रहे हैं उनको, which means you are not serious politicians. You did not apply your mind in putting it all out there. ये आपको it is again a demonstrable evidence of the juvenile nature of democracy and the establishments there. And मुझे ऐसा लगता है many of these politicians are either supported, I'm speculating, by some external actors to come up with this sort of a thing, but this is detrimental to their own country. इतने सालों के हमारे रिलेशंस हैं, सालों के टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप, उसको आप स्टेक पे डाल रहे हैं for what? It's not going to be to anybody's advantage. जी सर, आखिर में कंक्लूड करते हुए हमें ये बताइए कि डिप्लोमेटिक रिलेशन भी मालदीव्स के पॉलिटिशियंस ने ख़राब कर दिए भारत के साथ, और चीन को ज़्यादा जगह दे के वहाँ पे एक स्ट्रेटजिक क्राइसिस भी क्रिएट कर दिया. भारत इसको कैसे डील करेगा? मुझे ऐसा लगता है जी, अभी तो इंडिया ने कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं, आई मीन इन द सेंस, क्योंकि ऐसा मेजर, उन्होंने सिर्फ अपना डिस्प्लेजर दिखाया है, और जिसके ऊपर आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भारत को कुछ करने की जरूरत नहीं है. ये इनकी जो गवर्नमेंट है वो खुद ही इम्प्लोड कर जाएगी, क्योंकि वहां के जो लोग हैं बाय एंड लार्ज, उनको पता है कि देयर लाइवलीहुड
their sustenance that is contingent upon other people जो वहां पर टूरिस्ट आ रहे हैं, और जो नेचुरल टूरिस्ट हैं, जो सब्सिडाइज टूरिस्ट हैं या सपोर्टेड टूरिस्ट हैं, वो ज्यादा देर तक लास्ट नहीं करते हैं। उनको आप 4 साल 5 साल कितने साल भेजते रहेंगे? यू आर गोइंग टू लुक फॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन दोज टूरिस्ट। तो हमारे नेचुरल टाइज हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भारत को इसको अभी इग्नोर ही करना चाहिए। उन्होंने अपना डिस्प्लेजर दे दिया है और इग्नोर करें, एंड भारत को इसके ऊपर कमिटेड रहना चाहिए टूवर्ड्स इट्स रिलेशनशिप विद मालदीव्स, इन द सेंस कि अगर वो ये इंडिया आउट पॉलिसी को बार बार रेज करता है, देन इट इज अ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कंसर्न फॉर इंडिया, एंड फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स I think a strategic response will have to be made. But at the present time, ये जो इंडिया आउट वाली चीज वो अभी it has been put on the I think back burner। मुझे नहीं लगता कि वो एक इंडियन ट्रुप्स को वहां से निकालना या इंडियन ट्रुप्स की वहां पर इंडियन एयरबेस वहां से हटाना। बाय द वे वहां पर ब्रिटिश एयरबेस भी काफी टाइम पे रहा है, वहां ना करके एक जगह है, वहां पर ब्रिटिश एयरबेस काफी टाइम तक 70s 80s तक वहां पर ब्रिटिश 70s तक उनका एयरबेस वहां पर रहा है। तो दिस इज नॉट एन इजी थिंग जस्ट टू जस्ट गिव अवे। इंडिया विल हैव टू इवैल्यूएट इट्स ऑप्शंस। एट द प्रेजेंट टाइम आई थिंक इट इज ऑल रिटोरिक, क्योंकि मिर्जू साहब जो हैं वो उन्होंने इलेक्शन जीती है और वो चाइना में जाकर उन्होंने अपने आकाओं के आगे हाथ भी बांध दिए हैं, पर रियल एक्शन अगर वो भारत को यहां से एग्जिट कराने की बात करेंगे तो उनका देश जो है वो सफर करेगा। वो स्टेप लेने से पहले वो 4 बार सोचेंगे, और अगर वो ये स्टेप लेते हैं, देन इंडिया विल हैव टू हैव अ वेरी वेल क्राफ्टेड स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स व्हिच मे इन्वॉल्व ऑल सॉर्ट्स ऑफ मेजर्स, नॉट जस्ट डिप्लोमेटिक। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रगुजार हैं। इस बड़े ही इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स इशू पे आपने बहुत ही रोशनी डाली और तमाम एंगल से हमारे व्यूअर्स को बताया। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। व्यूअर्स बातचीत सुन रहे थे प्रोफेसर धीरज शर्मा जी की। भारत मालदीव के रिश्ते, चाइना मालदीव की स्ट्रेटजिक ज़रूरतें या वेस्टेड इंटरेस्ट आगे आने वाले दिनों में क्या शक्ल अख्तियार करते हैं, वो हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, और प्रोफेसर धीरज शर्मा जी जैसे जैसे इस सिचुएशन में कोई भी डेवलपमेंट होगी उस पर मज़ीद हमें एनालाइज करके बताएंगे। आज की बातचीत मेरे साथ और प्रोफेसर धीरज शर्मा जी के साथ देखने सुनने का बहुत शुक्रिया। आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी चैनल पर डोनेट के बटन को क्लिक करके आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप टैग टीवी के ऐप्स एप्पल, एंड्रॉयड, रॉको, अमेज़ॉन फायर पे डाउनलोड कीजिए। You can watch our news, views and entertainment 24/7 through our apps. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.